जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी में। साथियों, आज की जो वीडियो खासकर भी आपका 5th सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है एशियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, कल्चर, ठीक है। इसके प्राचीन इतिहास का आप जैसे 5th सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट हो, चाहे आपका बीए बीएससी दोनों में, ठीक है। 5th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रकार से 2 पेपर होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो आज का हमारा जो वीडियो प्रकार से प्राचीन इतिहास का 2nd पेपर है। इससे पहले वीडियो में हमने 1st पेपर सॉल्व करा दिया है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा है एशियन हिस्ट्री का प्रकार से 2nd पेपर यानी कि दूसरा पेपर है। खासकर यह डॉक्टर राममनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी का है, जिसका एक प्रकार से कहीं 17 दिसंबर का पेपर लगा हुआ। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से कहीं सभी यूनिवर्सिटी के इसी दिसंबर में पेपर लगे हुए हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है आर्कियोलॉजी, इपोग्राफी, पेलियोग्राफी, न्यूमिक्स इन इंडिया, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है पूरे 75 नंबर का आपका लिखित क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपका 1st पेपर भी और 2nd पेपर भी। तो चलिए देखते हैं आपका 1st पेपर में कुछ जो क्वेश्चन आते हैं। आपका एक चीज और बताते हैं, आपको पूरे 75 नंबर दिए जाएंगे। 75 नंबर पूरे लिखित क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको इसके लिए 2 अंक एक प्रकार से 2 घंटे दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए। अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होती है अपने हिसाब से क्वेश्चन देती है, लेकिन आपका सब्जेक्ट वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। बदलते किसी में 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, किसी में 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में किसी में 6 क्वेश्चन होंगे, किसी में 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन ए का आपका जो पहला क्वेश्चन है प्रकार से देखिए, एक चीज़ और बताने की, सेक्शन ए में आपको इसमें से 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राममनोहर लोहिया की तरफ से, ठीक है। जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आंसर एक प्रकार से नंबर है 3 अंक, यानी कि 3 × 10, आपको 30 अंक मिलेंगे सेक्शन ए की तरफ से, ठीक है। चलिए सेक्शन ए में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक प्रकार से आर्कियोलॉजी यानी कि जो पुरातत्व, ठीक है। तो बच्चों पुरातत्व क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, आप लोग अपने हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व का मतलब एक प्रकार से जो होता है प्राचीन काल से जो है जुड़ी भौतिक अवशेषों का अध्ययन करना होता है, उसी को एक प्रकार से हम पुरातत्व कहा जाते हैं, ठीक है। जैसे पुरातत्वविद मनुष्य द्वारा बनाई गई, जो इस्तेमाल की गई या फिर बदली गई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा, इसी पुरातत्व कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन ए से की जो है अभिलेख शास्त्र, ठीक है। अभिलेख शास्त्र क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। अभिलेख शास्त्र के प्रकार से होता है कि जो पत्थर जैसी एक प्रकार से कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री का अध्ययन करना होता है, ठीक है। इसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जैसे अभिलेखों को पुरालेख विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों को बनाने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत भी बनाए गए थे उस समय। अभिलेखों का जो प्रारंभिक जो किसी धार्मिक या फिर मांगलिक चिन्ह या फिर शब्द से किया जाता था, ठीक है। इस तरह आप अभिलेख के बारे में तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से सेक्शन ए से तीसरा है कि जो है पुरालिपि शास्त्र, ठीक है। तो जो पुरालिपि शास्त्र क्या होता है? पुरालिपि शास्त्र एक प्रकार से जो है प्राचीन काल की लिपियों को पढ़ने का तरीका या फिर विद्या होता था, ठीक है। जैसे कि जो है प्राचीन लेखों की लिपि का अध्ययन करना होता था, प्राचीन लेखों की भाषा का एक प्रकार से अध्ययन करना होता था। इसके अंतर्गत प्राचीन लेखों के आधार पर जो है ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना होता था। प्राचीन और लेखों की तिथि निर्धारण करना होता था इसके द्वारा, ठीक है। आधुनिक लिपियों के प्राचीन स्रोतों का इससे पता लगाना होता था, ठीक है। इस तरह आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन ए से की जो है पाषाण काल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज, ठीक है। तो बच्चों मुख्य रूप से जो पाषाण काल को एक प्रकार से तीन भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका जो है नव पाषाण काल, ठीक है। जो है पाषाण काल को इस तरह एक प्रकार से तीन प्रकार से बांटा गया है, सभी को पता होगा, ठीक है। पाषाण काल के लोगों को जो है आदिम औजारों पर एक प्रकार से पहले समय में निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। वह जो छोटे छोटे समूहों में रहते थे और एक प्रकार से कहें तो खानाबदोश भी होते थे, ठीक है। वह पहाड़ी क्षेत्रों से एक प्रकार से दूर नहीं बसते थे उस समय। इस तरह आप लिख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है सेक्शन ए से की जो है लघु पाषाण उपकरण, ठीक है। तो बच्चों लघु पाषाण उपकरण जो कैसे थे? एक प्रकार से पत्थर के एक प्रकार से छोटे छोटे औजार होते थे, ठीक है। पत्थर के उस समय छोटे छोटे पत्थरों को काट कर औजार बनाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल जो है आरी और एक प्रकार से दाती जैसे औजार बनाने में या फिर खुरपी बनाने में किया जाता था, ठीक है। लघु पाषाण काल के बारे में जैसे कुछ जानकारी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इस काल के लोगों ने एक प्रकार से शिकार करना, मछली पकड़ना और फिर भोजन इकट्ठे करने, जीवन यापन करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह आप इसके बारे में लिखिएगा।
बहुत सारे वैसे लघु पाषाण उपकरण में बहुत सारे औजार बनाए गए थे। ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिख लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि जो है सेक्शन आपका ऐसे कि मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है एक प्रकार से मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक प्रकार से जो पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो परिपक्व शहर माना जाता है इसको। ठीक है, यह दुनिया का सबसे पुराना एक प्रकार से नियोजित शहर है। ठीक है, यह करीब लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। इसकी खोज लगभग जो है राखाल दास बनर्जी ने 1921 में की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो को एक प्रकार से 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। इस तरह आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है सेक्शन ए से की जो लोथल है। ठीक है बच्चों, लोथल क्या होता है? लोथल क्या होता है, जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर माना जाता है। ठीक है, यह लगभग जो है 2400 ईसा पूर्व पुराना या फिर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है यह जो है। ठीक है, इसकी खोज जो है लगभग सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की जो है खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य कर लिया गया था। ठीक है, इस तरह आप लोथल के बारे में लिखेंगे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सेक्शन ए से की जो आहत सिक्के। ठीक है, तो बच्चों आहत सिक्के एक प्रकार से क्या होते हैं, भारत के सबसे शुरुआती सिक्के होते थे। ठीक है, जिन्हें एक प्रकार से पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था उस समय। इन सिक्कों पर एक प्रकार से कहें तो अलग अलग चिन्हों को धब्बे से एक प्रकार से दबाकर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें जो है आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। ये सिक्के जो होते थे चांदी के बने होते थे। इनका आकार जो है अनियत होता था, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। ठीक है, आहत सिक्कों जैसे इसके बारे में कुछ इस तरह जानकारी है। इन सिक्कों को बनाने के लिए जो है धातु की चादर को काटा जाता था और फिर धातु के जो है चपटे गोलिकाओं में बनाया जाता था। ठीक है, इन सिक्कों पर जो है सूर्य, बैल और हाथी जैसे चिन्ह प्रकार से बने होते थे। इस तरह आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन ए से की जो है प्राक एवं पुरातत्व इतिहास। ठीक है, तो बच्चों प्राक एवं पूरा इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो है प्राहिस्ट्री का मतलब होता है जिसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है एक प्रकार से कहें तो। ठीक है, कार्बन डेटिंग की मदद से प्रकार अनुमान लगाया जाता है कि उस समय ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जैसे एक प्रकार से इसका अनुमान लगाया जाता था उस समय। ठीक है, अनुमान लगाना होता था जिसके बारे में कुछ लिखित रिकॉर्ड तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें एक प्रकार से लिखे गए शब्दों को समझा नहीं जा सकता है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें एक प्रकार से कई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उस पर एक प्रकार से लिखे गए शब्दों को हम जो है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आपको जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है सेक्शन ए से कि जो है जूनागढ़ जो है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है बच्चों, जूनागढ़ अभिलेख क्या था कि जो पश्चिमी क्षत्रप राजा जो है रुद्रदामन, ठीक है, प्रथम द्वारा बनवाया गया एक शिलालेख है। ठीक है, यह जो है शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। इसे जो है रुद्रदामन का एक प्रकार से गिरनार शिलालेख भी कहा जाता था। यह शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। ठीक है, इस तरह आप इसके बारे में लिखिएगा। फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन बी यानी कि खंडवा। ठीक है, खंडवा में आपको पूरे 6 से 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका पर। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर 6 अंक निर्धारित है, यानी कि 6 आपको 24 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, यानी कि खंडवा की तरफ से। और इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर की बात करें कि प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको उत्तर अधिकतम शब्द सीमा है 150 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था कि जो है लंबोत। क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से दूसरा है, पहला की सीरियल नंबर और दूसरा है। ठीक है, कि लंबोत और जो है क्षैतिज उत्खनन में अंतर बताइए। ठीक है, तो बच्चों जो है लंबोत उत्खनन में एक प्रकार से किसी स्थल की जो है कालानुक्रमिक परतों को उजागर करने के लिए नीचे की गई एक प्रकार से खुदाई की जाती थी। ठीक है, वहीं अगर क्षैतिज उत्खनन की बात करें कि जो है एक ही स्तर पर व्यापक क्षेत्र को उजागर किया जाता था। ठीक है, वहीं पर लंबोत उत्खनन से किसी पुरातत्व स्थल का जो है सांस्कृतिक अनुक्रम पता चलता था। वहीं पर क्षैतिज उत्खनन से जो है संस्कृत की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, लंबोत उत्खनन में जो है अक्सर वर्तमान सतह से शुरू किया जाता था और जो है प्राकृतिक सतह पर खत्म किया जाता था, लेकिन जस्ट उल्टा वहां पर था कि क्षैतिज उत्खनन का मकसद जमा को क्षैतिज रूप से उजागर करना था। इस तरह आप दोनों के बारे में लिख लीजिए थोड़ा पढ़ के। और ठीक, फिर आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है सीरियल नंबर तीसरा है सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर दूसरा है
कि जो है एक प्रकार से पुरातत्व का जो है प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध बताइए। ठीक है, तो बच्चों पुरातत्व का प्रकार से जो प्राकृतिक विज्ञान से संबंध रहा है कुछ इस तरीके से रहा है, जैसे कि पुरातत्व विज्ञान में जो है प्राकृतिक विज्ञानों के ज्ञान का जो है इस्तेमाल करके जो है कलाकृतियों का विश्लेषण ज़्यादातर किया जाता था। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान में जो है भू विज्ञान से जलवायु संदर्भ मिलते हैं। पुरातत्व विज्ञान में जो है भूतत्व विज्ञान से स्तरीकरण का सिद्धांत लिया गया जाता था। पुरातत्व विज्ञान में जो है भौतिक विज्ञान से जो है तिथि निर्धारक की पोटेशियम, आर्गन और रेडियो कार्बन जैसी जो है तकनीकें ली गई है। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान में जो है रसायन शास्त्र से पता चलता है कि जो है पूरा अवशेषों और जीवाश्मों का जो है निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ के लिखिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर आपका चौथा है। ठीक है, कि जो है नवपाषाणिक। ठीक है, नवपाषाणिक क्रांति क्या है, भारत की जो है नवपाषाणिक क्रांति पर संस्कृत पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बच्चों भारत में जो नवपाषाणिक क्रांति है क्या है, इसका एक प्रकार से कहें तो मतलब होता है कि उस समय का जो है क्रांतिकारी बदलाव, जब मनुष्यों ने खेती करना, एक प्रकार से जानवरों को पालना और अस्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया था। ठीक है, उस समय की बात है जब लोगों ने अपना जो है अपना बदलाव करने के लिए मनुष्यों ने खेती करना शुरू कर दिया था और जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। अस्थायी बस्तियां भी एक प्रकार से उन्होंने जो अपने जो झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी। इस काल को जो है पहली मानव सभ्यता का एक प्रकार से कहा गया। ऑस्ट्रेलियाई जो है पुरातत्व बी गार्डन चाइल्ड ने जो है सन 1935 में इस शब्द का जो इस्तेमाल किया था कि जो है इस काल में मनुष्यों ने पौधे और जानवरों को कृत्रिम चयन के लिए पालतू बनाया। ठीक है, इस काल में जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का भी विकास हुआ था। इस काल में जो है मनुष्यों ने कई वस्तुकला और युद्ध के साथ प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था, इसी में ही नवपाषाण काल में। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है और सीरियल नंबर जो है आपका पांचवा है सेक्शन बी की तरफ से, कि जो है समुद्रगुप्त की जो है प्रयाग प्रशिष्ट के जो है एक ऐतिहासिक जो है महत्व पर प्रकाश डालिए या फिर वर्णन करिए। ठीक है, तो बच्चों जो है समुद्रगुप्त की जो है प्रयाग प्रशिष्ट का कारक जो है कुछ इस तरीके से रहा है, जैसे कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख गुप्त काल के सबसे अहम शिलालेखों में से एक है। यह जो है शिलालेख समुद्रगुप्त ने से के एक प्रकार से कई ऐतिहासिक उनकी जानकारी देता है। जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त ने जो है उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था। इसमें जो है नागासेन, अच्युत और गणपति नाथ प्रमुख थे। समुद्रगुप्त ने जो है पूर्वी दक्कन और दक्षिण में भी एक प्रकार से कई युद्ध जीते थे। फिर जो है समुद्रगुप्त के एक प्रकार से काल में जो है आर्यावर्त में नैतिक, बौद्धिक और जो है भौतिक उन्नति हुई थी। समुद्रगुप्त जो है एक महान शासक और कला का संरक्षक राजा माना जाता था। ठीक है, इस तरह आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक प्रकार से कहें तो पांचवा है, सीरियल नंबर जो आपका 6वां है सेक्शन बी की तरफ से, कि जो है चंद्रगुप्त, ठीक है, यानी कि कुमार देवी प्रकार जो है राजा रानी, ठीक है, कि मुद्राओं के ऐतिहासिक जो है महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो बच्चों जो है चंद्रगुप्त जो प्रकार से राजा रानी की उनकी मुद्राएं के ऐतिहासिक महत्व कुछ इस तरीके से रही हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम और जो है कुमार देवी की मुद्राएं गुप्त वंश के सबसे शुरुआती सिक्के थे। ठीक है, उस समय इन सिक्कों के जो है मुख्य भाग पर जो है चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र होते थे। इन सिक्कों के पीछे की ओर एक बैठी हुई देवी और जो है लिच्छवे यानी कि एक प्रकार से लिच्छवी वाक्यांश अंकित होता था। इन सिक्कों से जो है चंद्रगुप्त और कुमार देवी के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। कुमार देवी जो है लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम सोने के प्रकार से सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त राजा थे। कुमार देवी दुनिया की सबसे पहली ऐसी महारानी थी जिनके नाम से सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों के पीछे की ओर दिखने वाली महिला आकृति की पहचान अनिश्चित करती थी। ठीक है, इस तरह उसके बारे में लिखेंगे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, सीरियल नंबर 7वां है, कि जो है हिंद यमन जो है मुद्राओं की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें या फिर विवरण दें। ठीक है, तो बच्चों हिंद यमन की जो मुद्राओं की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरीके से की थी, जैसे कि इन मुद्राओं पर जो है यूनानी देवी देवताओं के चित्र अंकित थे, जैसे कि जो है आर्किमीज, नीके, जीएस, कैडुअस या फिर ट्राइडेंट। इन मुद्राओं पर जो है भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी अंकित थे, जैसे कि
अगाथा क्रिस्टी की मुद्रा पर जो है मूसल लिए संकीर्ण और चक्रधारी वासुदेव का अंकन, ठीक है। इन मुद्राओं पर जो है पक्षियों का भी अंकन था, जैसे कि डिमेट्रियस की मुद्राओं पर गज मस्तक की आकृति के शीर्षास्त्र का अंकन। इन मुद्राओं पर जो है स्तूप, त्रिपाद, चक्र जैसी प्रतीक इस प्रकार से अंकित किए गए थे कि ऐसी इन मुद्राओं पर जो है यूनानी भाषा और लिपि में भी मीरो यानी कि मिहिर का भी अंकन किया गया था, ठीक है। इस मुद्राओं पर एक प्रकार से कहें तो सूर का भी अंकन किया गया था। इस तरह आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी पढ़ लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है सेक्शन बी की तरफ से, और सीरियल नंबर आपका 8वां है कि जो है मौर्यकालीन जो है ब्राह्मी की जो है प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। तो बच्चों जो है मौर्यकालीन जो है लिपि की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि जो है ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है। यह एक जो है अवगीता यानी फिर स्वर के साथ व्यंजन को दर्शाती है। ब्राह्मी लिपि को एक प्रकार से बाएं से दाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि में अलग अलग व्यंजन और स्वर ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय जो है विभिन्न प्रकार के अक्षरों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में जो है मानक स्वर यानी कि इस मामले में आ वाले व्यंजनों के अलावा जो है एकल स्वर चिन्ह भी की होते थे। ब्राह्मी लिपि में जो है संभावित परिवर्तनों को दर्शाने के लिए विशेषक जो है चिन्ह भी होते थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ब्राह्मी लिपि जो है से ही सभी जो है भारतीय लिपियां और फिर दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई में भी पाई जाने वाली कई सैकड़ों लिपियां बनाई गई हैं, ठीक है। इस तरह आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी पढ़ के लिखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। खंड सा आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 10.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 10.5 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको 21 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से। चलिए देखते हैं आपका सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका पहला सेक्शन सी का सीरियल नंबर जो है 9वां है कि जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए, ठीक है। बच्चों हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि एक प्रकार से शहरी नियोजन, ठीक है। शहरी नियोजन में क्या होता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में जो है चौकोर और व्यवस्थित सड़कों का निर्माण कराया जाता था, ठीक है। जल निकासी प्रणाली, तो जल निकासी प्रणाली में क्या होता था, इन शहरों में जो है उन्नत जल निकासी और जो है स्नानागार की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। फिर आपका कृषि, तीसरा आपका जो था कृषि में क्या था कि इन शहरों में जो है गेहूँ, जौ और दाल जो है खेती की जाती थी। फिर आपका चौथा जो था व्यापार में क्या था कि हड़प्पा के लोग जो है पत्थर, धातु, खेल जो है आदि का व्यापार करते थे, ठीक है। फिर आपका 5वां जो था लेखन प्रणाली में क्या होता था, पेंटिंग और मोहरों पर जो है विकसित लिपि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता था। फिर आपका एक प्रकार से जो है 6वां था कि जो है धार्मिक मान्यताएं, तो इन शहरों में जो है प्राकृतिक पूजा और मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। एक प्रकार से नगर निर्माण, 7वां आपका था कि नगर निर्माण में क्या होता था कि जो है हड़प्पा सभ्यता के शहरों का जो निर्माण एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। इस तरह जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं रही। आप इस तरह लिखिएगा, थोड़ा इसको बारे में भी जानकारी आप लोग हासिल कर लीजिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन सी की तरफ से, और सीरियल नंबर जो आपका 10वां है जो है भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो है अभिलेखों के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बच्चों भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में एक प्रकार से अभिलेख का महत्व जैसे कुछ इस तरीके का रहा है, जैसे कि अभिलेखों से हमें जो है प्राचीन इतिहास और उस समय की जो है परिस्थितियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। अभिलेखों से हमें जो है राजवंशों की सही तिथियां और फिर जो है कालक्रम का पता चलता है कि उस समय कौन राजा कहाँ का एक प्रकार से उत्तराधिकारी था, ठीक है। फिर इस तरह लिखेंगे आप, अभिलेखों से हमें जो है राजवंशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। इससे जो है उन लोगों का वर्णन होता है जिन्होंने एक प्रकार से उन्हें किसी भी चीज़ का निर्माण करवाया था या फिर बनाया था, ठीक है, बनवाया था। अभिलेख एक तरह के जो है अस्थायी प्रमाण होते हैं, ठीक है। अभिलेखों से हमें जो है उस समय की अर्थव्यवस्था, राजा का नाम, सामाजिक प्रणाली या फिर उनके जो है धार्मिक विश्वास और उनके व्यापार के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती थी, ठीक है। इस तरह आप इसके बारे में लिखिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, सीरियल नंबर आपका 11वां है, ठीक है, कि जो है समुद्रगुप्त की जो है स्वर्ण मुद्राओं का विवरण दीजिए, ठीक है। तो बच्चों समुद्रगुप्त की जो है स्वर्ण मुद्राएं कुछ इस तरीके की थी, जैसे कि आपका पहला आपका जो था मानक सिक्का, ठीक है।
तो मानक सिक्का में क्या था कि जो है इन सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को जो है सिथियन शैली के जो है लभादे, जांघिया और टोपी पहने हुए दिखाया गया है। उनके सिर के जो है चारों ओर एक प्रभाव मंडल है। सिक्के के पीछे शिलालेख है जिसका अर्थ है जो है अपने विरोधियों के अविजित किले का विजेता, ठीक है, जिसकी जीत सैकड़ों लड़ाइयों तक फैली हुई थी। स्वर्ग पर एक प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। इस तरह आप लिखिएगा मानक सिक्कों के बारे में। फिर आपका दूसरा है कि जो है धनुधर सिक्का, ठीक है। तो धनुधर सिक्का में क्या था कि इन सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को जो है धनुष चलाते हुए उसमें एक प्रकार से अंकित किया गया था, दिखाया गया था, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या है कि जो है बागवध सिक्का, ठीक है। तो बच्चों बागवध सिक्का में क्या होता था कि जो उन सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को धनुष के तीर चलाते हुए बाघ को कुचलते हुए दर्शाया गया है, फिर दिखाया गया है, ठीक है। फिर आपका अगला चौथा है कि जो है बीड़ा बजाते हुए राजा, ठीक है। तो बच्चों उन सिक्कों पर एक प्रकार से कहें तो राजा को ऊंची पीठ वाले सोफे पर घुटनों के बल बैठे हुए बीड़ा बजाते हुए उसमें दिखाया गया है, ठीक है। फिर आपका पांचवा जो है अश्वमेध। तो अश्वमेध में क्या था कि जो है इन सिक्कों पर एक यज्ञ या फिर बलिदान के सामने एक घोड़ा दिखाया गया है जिसके चारों ओर प्रकार से घोषणाएं लिखी हुई है कि राजा ने एक प्रकार से स्वयं है, ठीक है, राजा ने जो है स्वयं। इस तरह इसके बारे में लिखिएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से खंड 7 से क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सीरियल में जो आपको ब्राह्मण है कि जो है उत्तरी जो है कृष्ण मार्जित मृदभांड के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो बच्चों उत्तरी अर्जित जो है कृष्ण मार्जित मृदभांड के प्रमुख तत्व कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि इस काल के जो है मृदभांड पूर्ववर्ती जो है भाड़ों से अलग दिखते थे, ठीक है। यह मृदभांड जो है साधारणतया कृष्ण रंग से चित्रित किए जाते थे। इन जो है मृदभांडों में कटोरे, थालियां, नाद, एक प्रकार से घड़े वगैरह प्रमुख बर्तन थे उस समय। इन एक प्रकार से मृदभांडों पर कभी कभी लाल किला और भूरे लाल रंग से भी चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। इन जो है मृदभांडों पर नाम लिखे गए उदाहरण भी मिले हैं, ठीक है। इन जो है मृदभांडों पर पिता पुत्र के नाम भी पुत्री एक मुहर भी मिली है। इस तरह आप उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड के प्रमुख तत्व के बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ और आपको बता दें, सेक्शन सी में आपको जो आपको उत्तर देना है प्रत्येक क्वेश्चन का 450 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना होता है। 450 शब्दों में कहा गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में थोड़ा अवर जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है अलग अपने हिसाब से जो होती है आपको कहेगी कि आपको कितने प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग एक बार पढ़ के उत्तर लिखिएगा कि आपको कितना शब्द कहा गया लिखने के लिए। 450 शब्द कहा गया तो आप लोग जो है 450 शब्द को ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के इतना वीडियो पसंद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।